वड़क्कम। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। अभिवादन वड़क्कम से किया है, मतलब तमिलनाडु की बात करने जा रहा हूं। तमिलनाडु की राजनीति सच में बड़ी दिलचस्प हुई जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा आगाज करने वाली है वहां? क्या कांग्रेस पार्टी में एक विभाजन होने वाला है वहां, जो डीएमके के समर्थन में है, डीएमके सरकार में है। सरकार में तो शामिल नहीं है कांग्रेस पार्टी, लेकिन सहयोगी जरूर है, अलायंस पार्टनर जरूर है। तमिलनाडु का चुनाव इसी मार्च और अप्रैल में होने वाला है। अगले 100 दिन में वहां मजमा लगना शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के तमिलनाडु के दौरे पर थे। तमिलनाडु में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है नागेंद्रन साहब, वो यात्रा पर थे। उनके यात्रा के समापन के मौके पर त्रिची में एक विशाल जनसभा हुई, जिसको संबोधित किया अमित शाह ने। उन्होंने साफ कहा 120 सीटें ऐसी हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को खड़ा करेगी। इसके लिए माइक्रो लेवल पे काम चल रहा है, बड़ी तेजी से काम चल रहा है। नागेंद्रन साहब हो कि अन्नामलाई साहब हो, सबसे मिलकर के बातचीत हुई है। वहां के प्रभारी हैं पीयूष गोयल साहब, केंद्रीय मंत्री। आप समझ सकते हैं पीयूष गोयल को क्यों तमिलनाडु में लगाया गया है। बिल्कुल तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को कह दिया गया है, पैसे की कहीं कतई कोई चिंता नहीं करनी है। अर्जुन मेघवाल जो राजस्थान से आते हैं, अच्छे संयोजक करता है, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट को संभालते हैं, उनको भी वहां लगाया गया सब प्रभारी के तौर पर। तो भारतीय जनता पार्टी एक जिद में लग रही है इस बार कि तमिलनाडु में इस बार ब्रेक करे थ्रू लेगी। और वहां के सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसके महासचिव हैं, डीएमके के महासचिव हैं एमके स्टालिन साहब, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी खास जिद पाल रखी है। वो कह रहे हैं इस बार वो पावर ट्रांसफर करके रहेंगे। उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। उनका पूरा इरादा है, जिस ढंग से उनके पिता करुणानिधि साहब ने उन पे अपना भरोसा रखा और उन पे पावर ट्रांसफर किया अपने जीते जी, उसी हिसाब से वो चाहते हैं। 70 साल के हो गए हैं एमके स्टालिन, चाहते हैं इस बार के चुनाव, मतलब ये चुनाव होने वाला मार्च अप्रैल में 2026 चुनाव में, पावर ट्रांसफर करके मानेंगे, उदयनिधि के हाथ में दे देंगे और जो करना करते रहेंगे, अपने हिसाब से ऊपर बैठे रहेंगे महासचिव के तौर पर। लेकिन अगला जो चेहरा होगा चीफ मिनिस्टर का, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के उन्हें राजकाज के कामकाज को सिखाया गया है, सब कुछ बताया गया है, अपने निगरानी उन्होंने बताया है, तो उदयनिधि स्टालिन अगले चीफ मिनिस्टर होंगे, ऐसा लग रहा है। यही एक बड़ा मसला है। उदयनिधि स्टालिन इसलिए जाने जाते हैं अपने बाचालपन की वजह से। हाल के दिनों में उन्होंने हिंदुओं के बारे में, खाल के सनातनियों के बारे में कहा, अटैक करते हुए कहा कि ये तो डायरिया मलेरिया टाइप से हैं, कई चीजें, कई उपमाओं का इस्तेमाल किया। तो उसको लेकर के एक अलग ढंग का रिदम है, और वो क्यों दिया उसका हो सकता है राजनीति माइलेज हो वहां की राजनीति में, लेकिन एक कॉर्नर में है। और लगातार ही आरोप चस्पा लग रहा है डीएमके के ऊपर, खासकर के एमके स्टालिन के ऊपर, कि बिल्कुल मतान तरीके से, अंधे तरीके से वो अपने फैमिली स्फेयर में लगे हुए हैं। फैमिली स्फेयर में जब बात करें, एम करुणानिधि के ही बहुत सारे बच्चे हैं, अब है नहीं, वो मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, डीएमके के संस्थापक थे, वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हीं के परिवार के बच्चे, अलागिरी ले बड़े बच्चे, बड़े जो उनके एमके स्टालिन के बड़े भाई हैं, या कनी मोजील है, कुल मिलाकर 9-10 ऐसे बच्चे हैं, उन करुणानिधि का भाई बहन ही हैं, उनके बीच ही तमिलनाडु की राजनीति चलती है। ऐसा कोई भी डीएमके छोड़ के जाता नहीं, सब डीएमके में टिके। इसी बीच में से एमके स्टालिन चाहते हैं उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन के हाथ में वो पावर दे दे, क्योंकि बाद में जानते हैं वो जैसे गड़बड़ियां होंगी, जिस मुश्किल में पड़े थे उनके पिताजी करुणानिधि अपने जीते जी, बड़ी मुश्किल हुई थी अलागिरी के पास से कैसे एमके स्टालिन को पावर ट्रांसफर करेंगे। उसी दरमियान ऐसा मौका था जब कनी मोजी यूपीए सरकार में मंत्री होने के नाते एक पावर सेंटर बन गई थी, उनको भी दरकिनार करने लगा अपने बेटे के पास लाने के लिए पूरी पावर को। तो ऐसी स्थिति नहीं चाहते एमके स्टालिन के वक्त के साथ साथ दूर। ये तो आपसी लड़ाई आपस में है, लेकिन कहते हैं कि डीएमके की जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर मतविरोध हो गया है कि वो सहयोगी तो है लेकिन सरकार में शामिल नहीं है। एक धड़ा कह रहा है कि सरकार में नहीं शामिल है, इसलिए अब चाहिए कि सरकार में शामिल ही नहीं करता जब डीएमके हमें, तो हमें स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़नी चाहिए, अपनी हैसियत दिखानी चाहिए। नेशनलिस्ट पार्टियों का एक वोट है वहां, उस वोट पे जो कब्जा करती हैं, जिन दिनों जयललिता ने पार्टी बनाई थी, या एआईडीएमके या उनके एक्स मेंटोर जो थे रामचंद्रन साहब, एमजी रामचंद्रन साहब, उन्होंने एआईडीएमके बनाया था, डीएमके को से तोड़ करके। वो इसलिए बनाया था ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, मतलब जो नेशनलिस्ट फोर्स था, नेशनलिस्ट वोट को कब्जा करने के लिए। डीएमके अपने क्षेत्रीयवाद के तरीके से पॉलिटिक्स कर रही थी, उसमें एआईडीएमके जो नेशनलिस्ट वोट मिला करता था कांग्रेस पार्टी के नाम पर, उसको एक हिस्से में काट करके, तो एक मजबूत चंक है वहां। तब कांग्रेस पार्टी कह रही कि स्कोप है
बहुत दिनों तक वहां पावर में थी कांग्रेस पार्टी, और जब से डीएमके का शासन आया है और एआईडीएमके आपस में खेल रही है 92 से, उससे पहले वहां कांग्रेस का ही शासन होता था। 92 के बाद से मौका नहीं लग रहा है, सहयोगी पार्टी के तौर पर काम करना पड़ रहा है। कभी वो कांग्रेस पार्टी एआईडीएमके के सहयोग में रहती है, कभी डीएमके के सहयोग में रहती है, और दोनों के बीच में पावर संतुलन चलता रहता है। करुणानिधि और जयललिता की आपसी लड़ाई अब दोनों दुनिया में नहीं है, मशहूर है किस ढंग से जब जयललिता पावर में आई तो करुणानिधि साहब को कैसे कमरे से, मकान से उठाकर, घर से उठाकर बाहर फेंका था। वो दृश्य तमिलनाडु के लोगों ने अपने हिसाब से देखा था। बड़ी पावरफुल लेडी थी जयललिता। जयललिता दुनिया से अब गई तो उनके साम्राज्य को लेकर के पलानी स्वामी जो ईपीएस कहलाते हैं, एडपट्टी पलानी स्वामी जो मुख्यमंत्री थे, उससे पहले ओ पनीर सेल्वम मुख्यमंत्री थे, इनके बीच में एआईडीएमके आपस में लड़ती रही, बड़ी लंबी लड़ाई हुई। अब जाके सेटल हुआ है, पलानी स्वामी के हाथ में एआईडीएमके चला गया है, और वो चाह रहे हैं अपने हिसाब से पूरा एक छत्र राज कायम करने के लिए। जो वहाँ की थेवर जाति है, दक्षिण तमिलनाडु की बड़ी पावरफुल जाति है, जिसका सारा पूरी पॉलिटिक्स करती रही थी जयललिता। अपने जीते जी उन्होंने ओ पनीर सेल्वम को वहाँ मुख्यमंत्री बना, जिसको कहते हैं ओपीएस, ओ पनीर सेल्वम को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाकर रखा था, जो सीधे लेट जाया करते थे जयललिता के चरणों में। आप समझ लीजिए, अब वो ओपीएस जो है, ईपीएस ने उसे हटा दिया है। अब महासचिव हैं एपीएस साहब, पार्टी जो स्ट्रगल है उसमें। और सिर्फ उसी को नहीं, ओपीएस को ही नहीं, ओ पनीर सेल्वम को ही नहीं, इसके अलावा टीवी दिनाकरन साहब हैं, जो जयललिता की सहयोगी थी, शशिकला के लड़के हैं, दत्तक पुत्र को वो समय तक कहलाते थे जयललिता के। तो वो काफी ताकतवर है, धनवान भी है। टीटी दिनाकरन साहब को भी किनारे निकाल दिया है। तो एआईडीएमके जो अभी फिलहाल बीजेपी के साथ सहयोगी है, जो 2024 में छोड़ गई थी बीजेपी के साथ, लोकसभा चुनाव में बड़ी फजीहत हुई बीजेपी की, वहां कोई सीट नहीं आ पाया। इसके पीछे यही एक वजह है कि ऐन मौके पर ईपीएस साहब ने अलायंस तोड़ दिया था। अलायंस की वजह से तोड़ा था, उसको अब सेटल किया गया, अब साथ तो हैं। लेकिन इस बार अमित शाह इतने नाराज हैं उनसे, ईपीएस साहब से, कहते हैं 2 दिनों की दौरा हुई, रविवार को जो त्रिशूल उन्होंने सम्मेलन किया, 2 दौरा पे गए, वहां पे पोंगल के नाम पे, वो मोदी के नाम पे कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इस पूरी मुलाकात में 48 घंटे तक तमिलनाडु में रहे वो, इसमें उन्होंने महासचिव जो है एआईडीएमके के, उनसे मुलाकात करने का समय नहीं दिया, मिले नहीं। इससे एक बड़ा मैसेज जा रहा है, इससे एक बड़ा मैसेज ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो माइक्रो लेवल काम कर रही है, उसने अलायंस के रास्ते खोले रखे हुए हैं अपने। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एआईडीएम पे भी डिपेंड कर देना, वो भी ऐसे ही एआईडीएमके डिपेंडेंट कर देना जहां ओ पनीर सेल्वम की कोई जगह नहीं है, जहां पे टीटी दिनाकरन की कोई जगह नहीं है। उससे नाराज हो कि वो पनीर सेल्वम हो या दिनाकरन साहब हो, वो अब देखने लगे हैं एक्टर विजय की जो पार्टी है टीवी के, उसमें जाने का इरादा पालने रखे हैं। टीवी के ने एक पार्टी बना रखी है अपने हिसाब से, एक्टर विजय ने, कहते हैं इस बार धमाका करने वाले हैं वो। उन्होंने पॉलिटिक्स में आने के लिए अभिनेता एक्टिंग से अपना संन्यास ले लिया। इसके अलावा टीवी के से जो अलायंस की बात हो रही, कह रहे हैं बड़ा धमाके के तौर पर आने वाला, थर्ड फोर्स के तौर पर उनका इंक्लाइन लेफ्ट के प्रति है। लेकिन इस बार अमित शाह ने कहा कि बात करो यार, देखो अगर वो आ जाते हैं अपने साथ तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जिस ढंग से ईपीएस ने कर रखा है, एआईडीएमके ने कर रखा है, भाव रखी है, एन मौके पे कहीं उस समय जाकर अलायंस तोड़ने की बात न करें। भारतीय जनता पार्टी जो 234 सीटों वाली विधानसभा है, उसमें 120 सीटों पर लड़ना चाहती है। उस तोल मोल में कहीं उनको पिछड़ ना जाना पड़े, कहा जाए ठीक है 5-10 में लड़िए, आप 4 ही विधायक तो है आपके, तो 20-15 में, लेकिन 100 से कम नीचे लड़िए। इस सूरत में तोल मोल में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी इरादा, खास करके अमित शाह का इरादा है कि 120 की संख्या तो कम से कम मिले भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए जरूरी है कि पार्टनर्स बहुत सारे हों। वहां पर पीएमके एक पार्टनर है, अंबुरमणि रामदास की पार्टी है, उनके पिता की पार्टी है एस रामदास की, जो कभी वाजपेयी मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे। अपने अंबुरमणि रामदास भी मंत्री हुए, केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, एस रामदास रहे। कहते हैं वहां की जो पिछड़ों की जाति, पिछड़ों वाला बड़ी समूह है जिसका पीएमके बिलोंग करता है। डीएमके हुआ, डीएमके जो कि सत्तारूढ़ है, एआईडीएमके उसका स्प्लेंडर ग्रुप है जो मुख्य प्रतिपक्षी दल है वहां पे, जिसके बारे में कह रहा हूं ईपीएस है, और तीसरा दल जो पीएमके रहा है वहां काफी महत्वपूर्ण। और इन सब के बीच में एक और डीएमके बना हुआ है, जो एक्टर विजयकांत होते थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में था, अब दुनिया में है नहीं, उनकी पत्नी प्रेमलता विजयकांत देखती हैं उस पार्टी, तो वो भी अलायंस पार्टनर के तौर पे है मौजूद। तो मेजर प्लेयर्स जो है, इसके अलावा लेफ्ट और डीएमके और कांग्रेस इकट्ठे हैं जो पावर सेंटर के तौर पे है, जिसका भी सत्तारूढ़ है, 2 बार से जीत आई है लगातार। अब तीसरी बार डीएमके को जीतेंगी नहीं, जीत पाएंगे नहीं जाए, क्योंकि एंटी एस्टैब्लिशमेंट
वोट जो है, जो एक सत्ता में लंबे समय तक रहने का जो विरोध है, वो विरोध का माहौल है। इस विरोध के बीच में जिस ढंग से पैरोकार बने हुए हैं डीएमके के नेता एम.के. स्टालिन के अपने बेटे को ये पावर सेंटर दे के मानेंगे। इसके अलावा जो प्रहार है, जो हमला है कि अन्नामलाई अपने हिसाब से जो कर रहे हैं, वहां पर बीजेपी के नेता के तौर पर पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, तो एक बैटिंग कर रखा माइक्रो लेवल पर इस बार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वहां घुस गई है। नागेंद्रन साहब जो कि टूट करके एआईएडीएमके से आए, जिनके हाथ में अभी दिया गया वहां के अध्यक्ष की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नागेंद्र साहब ने लंबी पद यात्रा की है जिसके त्रिची में समापन हुआ, जहां अमित शाह गए हैं उस समापन समारोह में 2 दिनों तक बड़ी रैली की है। तो इन सब के नतीजे में जो कुछ वहां साफ होता जा रहा है कि अटैकिंग मोड में आ गई है भारतीय जनता पार्टी, कह रही कि इस बार मानेंगे नहीं। और ध्रुवीकरण भी इसी हिसाब बहुत कुछ बनता जा रहा है। ये बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में, जो कि मार्च अप्रैल में, भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा कर ले, कांग्रेस के बारे में जैसा बताया, कांग्रेस के अंदर बड़ी भारी दुविधा है, वहां का आपस में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई इस बात को है कि भाई डीएमके के साथ हम पावर में है, कहने को सहयोगी दल है, लेकिन ये मंत्री तो नहीं बनाते। और डीएमके का भी एक स्टाइल है, कहती है कांग्रेस एक फैसला में रखना जरूरी है, क्षेत्रवाद ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए, तमिल अस्मिता ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तमिल अस्मिता की लड़ाई में हिंदू अस्मिता अचानक से आ गई। ये पोंगल पर्व जो 14 जनवरी को मनाया जाना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी इस पोंगल के डंडे को लेकर आगे बढ़ गई है और कह रही है कि हिंदू अस्मिता के नाम पर एक स्टैंड लेगी। विरोध करने वाले विरोध करते रहे। कहते हैं एक्टर विजय भी अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इस फैलाव का विरोध कर रहे हैं। इसका फायदा नुकसान दोनों भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी फायदा इस लिहाज से है, डीएमके और एक्टर विजय के बीच में वोटों का बंटवारा होगा। जो लेफ्ट ओरिएंटेड वोट हैं, जो हिंदू विरोधी वोट हैं, जिसके उदयगिरी अपनी कल्पना करते हैं अपने हिसाब से, उदयनिधि जिसकी पैरवी करते हैं अपने हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने कहा मलेरिया डायरिया है हिंदू धर्म, तो इस सब बातों कह के हिंदू विरोधी बातें कर करके भारतीय जनता पार्टी को स्पेस क्रिएट किया गया वहाँ। और इस स्पेस में जो राष्ट्र कहते हैं, राष्ट्र जैसे कांग्रेस के बारे में हमने बताया कि राष्ट्रीय वोट, एक राष्ट्रीय माइंडसेट के वोटर हैं वहाँ, जो इस क्षेत्रीय दलों की लड़ाई से बाहर है, उसको चाहती है भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रतिनिधित्व करना। और एक अलायंस डेवलप होता जा रहा है। केरल पड़ोस के राज्य है जहां पे क्रिश्चियंस के बीच में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पैठ बन रही। अगर वो पैठ का विस्तार अगर ये तमिलनाडु में हो जाता है तो इस बार जाहिर तौर पर अमित शाह बड़ा चमत्कार करने के मूड में लगते हैं। आपको जैसा कहा, पीयूष गोयल को होल टाइमर के तौर पे वहां लगा दिया गया है माइक्रो मैनेजमेंट के लिए। पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अन्नामलाई अपने हिसाब से सक्रिय हैं। नागेंद्र साहब जो पद यात्रा पे निकले हुए हैं, कई चहुमुखी तरीके से अटैक का मोड है। वहां पे दीप जलाने को लेकर बड़ा विवाद था हाई कोर्ट में जाकर के, उसके जज को यहाँ अपीजमेंट करने की हाउस में बात, तो एक माहौल से क्रिएट हो गया। अचानक से लग रहा है कि तमिलनाडु में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। इस चुनाव के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी चाहती ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़ ले, इसीलिए अलायंस के बीच जो खदबदाहट है, वो सिर्फ एआईडीएमके पे डिपेंडेंट इस बार नहीं रहना चाह रही। वो चाहती है कि उनके अलायंस पार्टनर के तौर पर पीएमके भी मौजूद रहे, जो प्रेमलता जी की पार्टी है, एक्टर विजयकांत की पार्टी, वो अब मौजूद रहे। और भी बहुत विस्मित करने वाली बात नहीं है। अगर जब ये बात हो जाए कि विजय को पॉलिटिक्स जो छोड़ गए हैं, एक्टिंग पॉलिटिक्स के लिए छोड़ गए हैं, उनको स्थापित होना भारतीय जनता पार्टी के पास आना चाहते हैं, तो एक मेगा अलायंस के तौर पर इस बार छुट्टी करने की पूरी तैयारी है एम.के. स्टालिन सरकार को, डीएमके की सरकार को। स्टालिन जो देख रहे हैं सपना अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन के हाथों में पावर देना, पावर करना, ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे देखना है। इस अटैक पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि इसके लिए जरूरी है उदयनिधि को एक बार पावरफुल बनाने के लिए डीएमके की सरकार एक बार फिर वहां बने। वो बन पाती है नहीं बन पाती है, वो फिलहाल हम सब मिल करके देखते हैं। और फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। मेरी कोशिश होगी हिंदी जानने वाले दर्शकों के लिए मैं तमिलनाडु की राजनीति को, जो गुत्थम गुत्था चल रही है वहाँ की पूरी पॉलिटिक्स को सरल शब्दों में आप तक पहुँचाऊँ, बताऊँ, और वहाँ क्या हाल हो रहा है उसका हाल दिल सुनाऊँ पॉलिटिक्स का। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।